चलिए तो अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के दूसरे चैप्टर एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा। ठीक है, डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 इलेक्शन किसका? कांग्रेस का। तो हम जानते हैं कि 1952 में सबसे पहला, 1957 में दूसरा, 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ, ठीक है? जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया। इसके पीछे का कारण क्या था? ठीक है, रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो पहला कारण था आज़ादी के आंदोलन की विरासत। मतलब क्या है कि जनता कांग्रेस को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी मानती थी। तो पहला कारण ये था, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का। दूसरा कारण क्या था? मजबूत संगठन। कांग्रेस का नेटवर्क गाँव-गाँव तक फैला हुआ था, तो ये दूसरा कारण था कांग्रेस के प्रभुत्व का। तीसरा कारण करिश्माई नेता, जैसे कि अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा सबसे बड़ा चेहरा देश का, उस समय पे कांग्रेस पार्टी में था। इसके अलावा बाकी भी देश के जो बड़े नेता थे, वो कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे। चौथा कारण सबका समावेश, ठीक है? तो कांग्रेस में चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी और या तो किसी भी जाति से बिलॉन्ग करता हो, सबका समावेश जो है था। ये भी एक कारण था कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनाव में दबदबे का या पहले 3 आम चुनाव में जनरल इलेक्शन में डोमिनेंस का। ठीक है? आगे हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में जो है किस तरीके से था, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ये जुड़ा हुआ है जो है जब कांग्रेस ने अपने प्रारूप को चेंज किया, ठीक है? उससे भी, जो कि हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी इसको समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कैसे था? ये अलग से भी पूछा जा सकता है। कांग्रेस एज़ अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, ठीक है? तो पहली चीज़ इसकी सामाजिक गठबंधन। तो आज़ादी के समय कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर और गाँव के लोग सब एक साथ थे। तो कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन था, जिसमें समाज के हर क्षेत्र से आने वाले लोग थे, ठीक है? दूसरी अगर हम बात करें विचारधारात्मक गठबंधन, तो पार्टी के अंदर अलग-अलग विचारधाराओं के लोग भी रहते थे, ठीक है? चाहे हम बात करें साम्यवादी, समाजवाद को मानने वाले, पूंजीवाद को मानने वाले, ऐसे विचारधारा के लोग भी थे। सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस, तो कांग्रेस अपने अंदर के मतभेदों को बातचीत से सुलझा लेती थी, जिससे एक इंद्रधनुष जैसी पार्टी बन गई। तो उस समय पे जब कांग्रेस आज़ाद जो है जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय में कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन था, ठीक है? तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये रिलेटेड भी है, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ में बात करेंगे और ये अपने आप में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो है की तरह आप इसको देख सकते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कैसे था? अगर हम आगे चलें, तो इसका है तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक विपक्षी दलों का उदय। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस था पहले 3 आम चुनाव में, लेकिन उस डोमिनेंस के बावजूद भी क्या था कि बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टियां थी जो उभरी थी। अगर हम इन पार्टियों की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ठीक है, भारतीय जनसंघ बीजेएस, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, ये महत्वपूर्ण 4 पार्टियां थी। अब इनकी अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी 1967 में केरल में पहली बार कांग्रेस को हराकर सरकार बनाती है, ठीक है? तो दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार होती है वो। कितनी इम्पोर्टेंट बात थी इस पे, ठीक है? तो इसके जो एक प्रकार से लीडर थे हमारे, वो नंबूदरी पाद थे, ठीक है? जो है मुख्यमंत्री वहाँ के बनते हैं। तो दूसरा जो है भारतीय जनसंघ, इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। तो इसमें मतलब पूरा ये बड़े क्वेश्चन के बेसिस पे इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि किस आधार पे इम्पोर्टेंट है, जैसे केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी देश की, ठीक है? जो कि दुनिया की भी
दुनिया की भी पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी, ठीक है? उसके बाद जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी कौन-सी? भारतीय जनसंघ। तो यह एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर टिकी थी, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें स्वतंत्र पार्टी, तो इसको जो है सी राजगोपालाचारी ने जो है बनाया था। अब सी राजगोपालाचारी हमारे देश के ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको जो है राजा जी नाम से भी जाना जाता है और साथ के साथ पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो यह अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल के खिलाफ थे, ठीक है? सोशलिस्ट पार्टी, तो इसको जो है जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने बनाया था। तो ये चारों ही पार्टियाँ इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के बेसिस पे, ठीक है? आगे अगर हम बात करें, केरल में कम्युनिस्टों की जीत 1957 और धारा 356। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये देखा जाए तो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो घटना क्या है कि 1957 के दूसरे चुनाव में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है जीत हासिल की। विवाद क्या हुआ कि केंद्र की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने 1959 में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके केरल की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग का पहला बड़ा उदाहरण था। ठीक है, आगे अगर हम चले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में या इम्पोर्टेंट टॉपिक में, तो वो है कांग्रेस प्रणाली। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ भी है। इसका मतलब था कि राजनीति कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती थी और विपक्ष भी कांग्रेस के अंदर के गुटों के माध्यम से ही सरकार पर दबाव डालता था। तो ये था कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं आर्टिकल 356 को लेकर के राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करवा दूँगा, आप कमेंट कर देना एक बारी तो मैं आपको पीडीएफ पहुँचा दूँगा। तो यहाँ पे इसकी मुख्य बातें वही है कि जो है अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य की सरकार को अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है या फिर वहाँ की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है? यानी कि जो सरकार है उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषता क्या है? राज्यपाल की रिपोर्ट इसकी मुख्य विशेषता है। मतलब क्या है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं, राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ये फैसला लेता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना है। केंद्र का नियंत्रण, तो राष्ट्रपति शासन लागू होते हुए सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ठीक है? समय सीमा, तो इसे संसद द्वारा 2 महीने के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए और यह अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में मंजूरी लेनी होती है। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और देखिए ये केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम है ईएमएस नंबूदिरीपाद, ठीक है? पहले मुख्यमंत्री का नाम। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनका रिवीजन कीजिए और लिख के भी करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मदद मिल सके।